Hello everyone, welcome to my channel Accounts Made. I hope you all are doing great. So हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं. कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. मैं फाइनेंसिंग का मतलब आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ. फाइनेंसिंग मतलब कंपनी की फंड अरेंजमेंट एक्टिविटी. मीन्स कोई भी कंपनी पैसा किस किस सोर्स के थ्रू अरेंज करती है. मींस अगर कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी क्या करेगी? शेयर्स इशू करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी, लोन लेगी फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम किसी भी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस या बोरोइंग्स के थ्रू ये लोग फंड अरेंज कर सकते हैं. शेयर्स इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रेफरेंशियल्स भी हो सकते हैं. मींस इक्विटी क्या? जब एज ओनर इन्वेस्ट करते हैं और ओनर हैविंग सम प्रेफरेंशियल राइट, तो प्रेफरेंशियल मींस उन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है और इन लोगों को फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता. बट आपके कंपनी की मैनेजमेंट या होल्डिंग्स में और यू कैन से एज ओनर इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग और नॉर्मल राइट्स जो हैं एज ओनर वाले वो छिन जाते हैं क्योंकि दे हैव सम प्रेफरेंस ओवर इक्विटी, राइट. सो शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन और अब रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसे आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कहते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इन्हें हम क्या कहते थे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. और ये पहले ऑपरेटिंग में इंक्रीज डिक्रीज का पार्ट फॉर्म करते थे, बट अब एज पर रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 17 ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी फाइनेंसिंग का पार्ट है. फंड अरेंजमेंट एक्टिविटी ही कंसिडर की जाएगी. ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया हम किन की बात करने वाले हैं. बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन और अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओडी और कैश क्रेडिट को भी ध्यान में रखेंगे. तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. अगर कंपनी शेयर या डिबेंचर को इशू करती है, आपके शेयर थे 1 लाख पिछले साल, मतलब 2011 से फॉर एग्जांपल, अब 2012 में ये 1 लाख से 1,20,000 हो गए, तो 20,000 ड्यूरिंग द ईयर आपने शेयर्स इशू किए हैं और उनसे आपके पास कैश आया है. सो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. होपफुली आपको समझ में आ गया. डिबेंचर्स भी अगर बढ़ते हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से. प्रीवियस ईयर से अगर अमाउंट बढ़ जाती है करंट ईयर में तो आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, पैसे आए. प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका जैसे प्रेफरेंस शेयर्स या अदर बैंक लोन या आपका वो चीजें कवर हो जाएंगी. अगर वो बढ़ते हैं तो आपने उनके थ्रू फंड रेज किया है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओडी और कैश क्रेडिट, अगर ये बढ़ते हैं तो आपने इनके थ्रू फंड रेज किया है. अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप क्या देते हो? फाइनल डिविडेंड. अगर आप इनको डिविडेंड डिक्लेयर करते हो या डिविडेंड पे करते हो तो वो इसी सोर्स की वजह से आपको पे करना पड़ रहा है, तो ये आपका आउटफ्लो, ब्रैकेट मींस आउटफ्लो. आप कई बार इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो. दैट विल टर्म्ड एज इंटरिम डिविडेंड. तो इंटरिम डिविडेंड अगर आप पे करते हो तो दिस इज आल्सो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. डिबेंचर होल्डर्स को ईयरली जो डिबेंचर होल्डर्स के आगे एक रेट % गिवन होता है, उस रेट से आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग का आउटफ्लो. अगर आप डिबेंचर्स अगर पिछले साल से इस साल को कंपेयर किया और वो बढ़े हुए थे तो आपने कहा कि डिबेंचर्स से हमने फंड रेज किया. अगर 1 लाख के डिबेंचर्स 80 हो जाते हैं तो आपने मतलब 11 में 1 लाख और 12 में 80,000, तो 20,000 का आपने इन बिटवीन इन दिस अकाउंटिंग ईयर आपने समवेयर पे कर दिया. तो उसे आप क्या कहेंगे? रीपेमेंट ऑफ लोन. और रीपेमेंट ऑफ लोन भी फाइनेंसिंग का आउटफ्लो ही होगा. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. कई बार आप डिबेंचर्स को या लोन को अगर आप पे कर देते हो, अगर उनकी वैल्यू कम हो जाती है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, तो इनको क्या कंसिडर किया जाता है कि आपने उनको पे कर दिया, पैसे गए. इसके बाद हम करेंगे टोटल. ये टोटल कैश फ्रॉम, अगर पॉजिटिव आंसर है और अगर नेगेटिव आंसर है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. होपफुली आपको फॉर्मेट समझ में आया. शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश क्रेडिट, बैंक ओडी, अगर ये बढ़े तो आपने इनके थ्रू फंड रेज किया है. अगर ये घट गए तो आपने इनको पे कर दिया है. इक्विटी वालों को आप पे नहीं करते, प्रेफरेंस शेयर्स घट सकते हैं, उनका आप रिडेम्पशन करते हैं. इक्विटी और प्रेफरेंस को आप ईयरली क्या पे कर रहे हैं? डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड. अगर आप ये पे करते हैं तो कैश का आउटफ्लो. डिबेंचर होल्डर्स को आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो कैश का आउटफ्लो.
डिबेंचर्स या लोन को अगर आप पे कर देते हैं तो पैसे चले गए। तो ये चीजें कवर होंगी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब एक एग्जांपल करते हैं ताकि ये फॉर्मेट और अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाए। So question is there on your screen. You can take the screenshot of the same. So question is from the following information calculate cash flow from financing activity. आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश का फ्लो हुआ ये कैलकुलेट करना है। साल दे रखे हैं आपको 2015 पहले, 2014 बाद में, तो हमें पहले 14 को कंपेयर करना है 15 से। पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 2014 में 10 लाख थी, फिर 15 में भी 10 लाख हो गई, तो इक्विटी शेयर में कोई चेंज नहीं है, 10 लाख, तो कोई भी पैसा ना आया ना गया। इक्विटी वैसे भी रिड्यूस होती नहीं, बढ़ती। इक्विटी कभी भी रिड्यूस नहीं होती क्योंकि आप इक्विटी इज जस्ट लाइक योर ओनर्स, और ओनर्स को कभी भी रिडीम करते नहीं है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख से 7 लाख हो गई, मींस 2014 में थी ये 6 लाख और अब हो गई 7 लाख, मींस आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए कितने? 1 लाख। 6 लाख से अमाउंट 7 लाख हो गई, तो डिफरेंस 1 लाख से आपने ड्यूरिंग द ईयर इशू किए तो पैसे आए। 10% डिबेंचर्स 8,50,000 से हो गए 5 लाख, तो मतलब आपने 10% डिबेंचर्स को, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट होंगी तो अकॉर्डिंगली कर लेंगे, इसलिए इसको नीचे लिख लेते हैं। डिबेंचर्स को आपने क्या किया? रिडेम्पशन। कितना अमाउंट? 8,50,000 माइनस 5 लाख, 3,50,000 इनका रिडेम्पशन किया तो पैसे चले गए। होपफुली समझ में आ रहा है आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80 से 55 हो गया, 14 में था 80 फिर हो गया 55। अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा बढ़ रहा होता और शेयर्स भी बढ़ रहे होते तो हम बोलते कि हमने शेयर इशू कर दिया एट प्रीमियम, अभी रिड्यूस हो रहा है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इन्वेंट्रीज हमें पता है ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है और उसमें भी इंक्रीज डिक्रीज मतलब चेंज इन वर्किंग कैपिटल में इसको कंसिडर किया जाता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स अगेन करंट असेट है और कहां इंक्रीज डिक्रीज ऑपरेटिंग में काम आएंगे। पीएनएल अकाउंट अगेन ऑपरेटिंग, क्वेश्चन स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर, तो इसको भी हमें यहाँ कंसिडर नहीं करना। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पर आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो नए प्रेफरेंस शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स 6 से 7 लाख हो गए थे, ये जो नए 1 लाख हैं ये कब इशू हुए? सिंस हमें कोई डेट ऐसी प्रोवाइडेड नहीं है तो हम ये मानेंगे कि वो 1 लाख बिगिनिंग में ही इशू हो गए थे और आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा पूरे 7 लाख पर। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, कितना डिविडेंड डिक्लेयर करोगे? 7 लाख के आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 9% उस पर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो 7 लाख का 9% ये कितनी आएगी? 63,000। ये डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया तो ये आउटफ्लो हो गया। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10% वाज पेड। इंटरिम डिविडेंड मीन साल के बीच में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो इंटरिम डिविडेंड अगेन आउटफ्लो होता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। इंटरिम डिविडेंड आप किसको पे करते हो? इक्विटी या प्रेफरेंस। प्रेफरेंस को आप ऑलरेडी डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके, तो अब ये किसकी बात कर रहे हैं? इक्विटी वालों की। इक्विटी 10 लाख थे, कोई चेंज नहीं हुआ था, और कितना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर करना है? 10%। तो ये अमाउंट आएगी आपकी 1 लाख। डिविडेंड आप पे कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो। इसके बाद थर्ड पॉइंट गिवन है, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। आपने डिबेंचर का रिडेम्पशन किया था 3,50,000, इनका रिडेम्पशन आपने प्रीमियम पर किया है, तो या तो इसको मैं कलेक्टिवली इसके साथ भी जोड़कर लिख सकती थी, सिंस मैंने एडजस्टमेंट बाद में पढ़ी है तो मैं अब इसको अलग से लिख सकती हूँ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, मैंने डिबेंचर के रिडेम्पशन पर कितना प्रीमियम पे किया? जितना भी रिडेम्पशन किया था उसका 10%, तो कितनी आएगी अमाउंट? 35,000। ये भी आउटफ्लो। डिबेंचर का रिडेम्पशन हुआ एट प्रीमियम। होपफुली आपको समझ में आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। आपने प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू किए थे? 1 लाख। वो इशू हुए हैं प्रीमियम पर, तो पैसे ज्यादा आए होंगे, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने पैसे आए आपके पास? 1 लाख का 10%
1000, तो ये भी आपका इनफ्लो। आप इसको कलेक्टिवली 1,10,000 भी लिख सकते थे अगर आप ये एडजस्टमेंट को पहले ही पढ़ लेते कि 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पर इशू हुए हैं। सो हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब रह गए हमारे डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर्स के आगे एक रेट परसेंट स्पेसिफाइड था और इनका रिडेम्पशन 3,50,000 का जो रिडेम्पशन हुआ है वो ईयर एंड पर हुआ है, ऐसा अज्यूम करते हुए हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे कितना, जो उनकी बिगनिंग वाली अमाउंट थी 8,50,000, तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करेंगे 8,50,000 का 10%, तो ये अमाउंट आएगी हमारी 85,000 आउटफ्लो। अब करेंगे हम इसका टोटल। अगर टोटल आता है हमारा पॉजिटिव तो हम बोलेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर हमारा टोटल आता है नेगेटिव तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन को एट ए ग्लांस देखने से ही पता लग रहा है कि आंसर हमारा नेगेटिव ही आने वाला है, तो हमारा आंसर है 5,23,000 नेगेटिव का, तो हम इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया। हमने किया क्या है बेसिकली, यहाँ पर हमने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया था तो पैसे आए, इशू किया प्रीमियम पर तो पैसे कुछ ज्यादा आए। हमने डिबेंचर होल्डर का रिडेम्पशन किया तो पैसे गए, और हमने रिडेम्पशन भी किया था प्रीमियम पर मतलब अबव प्राइस, तो पैसे ज्यादा इस अमाउंट का 10% इंक्लूडिंग पे हो गए। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर किया 7 लाख का 9% आउटफ्लो। फिर हमने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो 10 लाख का 10% 1 लाख। इसके बाद हमने डिबेंचर होल्डर्स को जो भी उनकी बिगनिंग अमाउंट थी उस पर 10% के रेट से इंटरेस्ट पे कर दिया। तो कलेक्टिवली जब हमने इसका टोटल किया तो नेगेटिव आंसर था, तो उसका हमने लिखा कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये हमारा आंसर है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट डिराइव कर पाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।